डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज ये जो लास्ट टॉपिक जो है सेल का, यानी कि आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं मालूम? सेल का ब्रेन। अब आप दिमाग लगाइए कि सेल का ब्रेन कहते किसको है। सेल का ब्रेन जो बोलते हैं वो न्यूक्लियस को बोलते हैं, यानी ब्रेन ऑफ द सेल पढ़ने जा रहे हैं। यानी कि न्यूक्लियस, जो ही हम बोलेंगे न्यूक्लियस, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि न्यूक्लियस का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया। सेल का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, न्यूक्लियस का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? अब देखिए कब किया, बहुत अर्ली स्टेज में किया, 1831 में ही कर दिया। क्लियर है पॉइंट? तो कहता है किसी भी सेल में न्यूक्लियस जो होता है ब्रेन होता है, ब्रेन। ठीक है, आपने सुना होगा किसी का ब्रेन बहुत ज्यादा डेवलप होता है, किसी का ब्रेन नॉर्मल होता है, किसी का ब्रेन डबल ट्रिपल गुना होता है, किसी में ब्रेन होता ही नहीं। ठीक है, तो बस यहां भी वही है, किसी सेल में आप सोचिएगा ब्रेन नहीं होता है, यहां भी देखिएगा ब्रेन नहीं होता है, किसी सेल में न्यूक्लियस होगा ही नहीं। जनरली क्या होता है कि एक नॉर्मल ब्रेन सबके पास होता है, उसी तरह एक सिंगल न्यूक्लियस सबके पास होता है। तो न्यूक्लियस के आधार पे अगर सेल को आप देखेंगे तो आप बोलेंगे यूनी न्यूक्लिएट सेल, दूसरा बाई न्यूक्लिएट सेल, तीसरा मल्टी न्यूक्लिएट सेल, चौथा ए न्यूक्लिएट सेल। ठीक है, तो अगर यूनी न्यूक्लिएट सेल देखिएगा, दुनिया का 99% सेल है यूनी न्यूक्लिएट। बाई न्यूक्लिएट सेल का एग्जांपल अगर आपको पूछेगा तो आपको बड़े सुकून से दिमाग में आज रखना है। बाई न्यूक्लिएट सेल का 2 एग्जांपल है, दोनों नीट में आता है, आपको दिमाग में रखना है, दोनों नीट का क्वेश्चन है। एक तो है आपका जाना पहचाना नाम, 9-10 से सुनते आ रहे हैं, पैरामीशियम प्रोटोजोआ। सिलिएट प्रोटोजोन्स का बेस्ट एग्जांपल। ठीक है, सिलिएट प्रोटोजोन का बेस्ट एग्जांपल कौन? पैरामीशियम। ठीक है, पैरामीशियम सिलिएट प्रोटोजोन का बेस्ट एग्जांपल। ठीक है, ये पैरामीशियम है, इसको हम लोग स्लीपर एनिमलक्यूल भी बोलते हैं। ठीक है, और इसमें ठीक है 2 तरह के न्यूक्लियस पाए जाते हैं, एक बड़ा और एक छोटा। बड़ा न्यूक्लियस को बोलते हैं मैक्रोन्यूक्लियस और छोटा को बोलते हैं माइक्रोन्यूक्लियस। अब एक ही सेल में 2 तरह के न्यूक्लियस, इसलिए उसको क्या बोलते हैं मालूम? न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म। जैसे मान लीजिए कि कोई स्पीसीज है, उसमें मेल और फीमेल अगर आपको देख के ही अलग अलग पता चल जाता है, तो आप उस घटना को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। उसी तरह अगर न्यूक्लियस 2 तरह का एक ही सेल में हो, ठीक है, वहां एक स्पीसीज में मेल फीमेल दोनों दिखाई पड़ जाता था अलग अलग मॉर्फोलॉजिकली, तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। यहां बोलेंगे न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म, एक मैक्रोन्यूक्लियस एक माइक्रोन्यूक्लियस। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, अब आप देखिए दूसरा, आप किसी फ्लावर को ले लीजिए, फ्लावर में मेल पार्ट को क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम। उसके यूनिट को क्या बोलते हैं? स्टामेन। स्टामेन में कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट, एंथर, फिलामेंट, कनेक्टिव। एंथर में क्या होता है? एंथर वॉल, और एंथर वॉल में 4 लेयर होते हैं। तो अभी इतना जानिए कि एंथर वॉल में जो अंदर का लेयर होता है उसको बोलते हैं टेपेटम, और टेपेटम के जो सेल होते हैं वो भी बाइन्यूक्लिएट होते हैं। डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे आप टेपेटम का, कब? +2 के प्लांट रिप्रोडक्शन चैप्टर। अभी ये जानिए कि टेपेटम का सेल भी बाइन्यूक्लिएट होता है। क्लियर है? मल्टीन्यूक्लिएट, मल्टीन्यूक्लिएट स्ट्रक्चर तो आपके बॉडी में ही भरा पड़ा है। स्ट्रिएटेड मसल सेल्स मल्टीन्यूक्लिएटेड होता है, फंजाई में भी मल्टीन्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ओपेलिना में भी मल्टीन्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है। ये सब मल्टीन्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो याद रखिएगा मल्टीन्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर 2 तरह के होते हैं, मल्टीन्यूक्लिएटेड सेल 2 तरह के होते हैं। कहता है मल्टीन्यूक्लिएटेड एसेप्टेड, एसेप्टेड। ठीक है, मल्टीन्यूक्लिएटेड एसेप्टेड। ठीक है, प्लांट सेल अगर हो तो उसको बोलते हैं सिनोसिटिक, सिनोसिटिक फंजाई। ठीक है, फंजाई, फाइकोमाइसिटिस। ठीक है,
और अगर मल्टी न्यूक्लिएटेड एसेप्टेड एनिमल सेल हो तो बोलते हैं सिनसाइशियल, सिनसाइशियल। इसका एग्जांपल एस्ट्रिएटेड मसल सेल्स, एस्कैरिस बॉडी वॉल सेल, और इसका सिनोसिटिक फंजाई। यानी मल्टी न्यूक्लिएटेड एसेप्टेड प्लांट सेल इज कॉल्ड सिनोसिटिक, मल्टी न्यूक्लिएटेड एसेप्टेड एनिमल सेल इज नोन एज सिनसाइशियल। बाइन्यूक्लिएट का एग्जांपल हमने क्या बताया? पैरामीशियम, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये सिलिएट प्रोटोजोअन है, सिलिएट प्रोटोजोअन, ठीक है। इसको स्लीपर एनिमल क्यूर भी बोलते हैं, स्लीपर एनिमल क्यूर। और क्या बोलिएगा? ये न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म, ठीक है, को दिखाता है। शायद ये पॉइंट नोट्स में नहीं लिख पाए हैं, आप लिख लीजिएगा। न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म अलग से क्वेश्चन आएगा। यूनिन्यूक्लिएट तो जनरल सेल होता है। ए न्यूक्लिएट कौन होता है भाई? तो ए न्यूक्लिएट कहता है आरबीसी। मैच्योरिटी पे आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है, और मैच्योरिटी पे सीव ट्यूब सेल, ठीक है, सीव ट्यूब सेल में भी ये क्या है? सीव ट्यूब सेल ये फ्लोएम में पाया जाता है, ठीक है। फ्लोएम फूड को कैरी करने वाला, जाइलम वाटर को कैरी करने वाला, फ्लोएम का एक सेल होता है सीव ट्यूब सेल। वो भी जब मैच्योर होता है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता, इसलिए उसको हेल्प करने के लिए एक और सेल आता है, उसका नाम है कॉम्पेनियन सेल। क्या नाम है? कॉम्पेनियन सेल। और आरबीसी मैच्योरिटी पे इसमें भी न्यूक्लियस नहीं होता। आरबीसी की एज आपको पता ही है 120 डेज। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, चलिए इतना, ये तो कॉमन सी बातें हैं, सीखते आ रहे हैं। कहता है कि न्यूक्लियस का जब स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में आप देखते हैं कि न्यूक्लियस एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, ये एक लार्ज सेल ऑर्गेनेल है, ठीक है, और इसके अंदर जो लिक्विड रहता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। ये न्यूक्लियोप्लाज्म जो एमॉर्फस लिक्विड है, इसके अंदर भी, ठीक है, बिल्कुल एक दूसरे से उलझे हुए एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जो पूरे न्यूक्लियोप्लाज्म में भरा पड़ा रहता है, उसको बोलते हैं क्रोमेटिन फाइबर। क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन फाइबर। ये क्रोमेटिन फाइबर टर्म फ्लेमिंग साहब ने दिया, बट ये क्रोमेटिन फाइबर इज न्यूक्लियोप्रोटीनस मॉलिक्यूल। नोट्स में आपको अच्छे से लिख दिए, न्यूक्लियोप्रोटीनस मॉलिक्यूल। न्यूक्लियोप्रोटीनस मॉलिक्यूल का मतलब न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड में भी क्या? तो मेनली डीएनए, और प्रोटीन में भी क्या? तो मेनली हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन बेसिक प्रोटीन, ठीक है, और डीएनए, ये डीएनए प्लस हिस्टोन 95% पार्ट तो यही दोनों होता है, और कुछ कुछ आरएनए और कुछ नॉन हिस्टोन, सब मिला के जो बनता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम। और न्यूक्लियोसोम से ही बना होता है कौन? ये क्रोमेटिन फाइबर। ये क्रोमेटिन फाइबर की लंबाई, ठीक है, 2000 नैनोमीटर तक भी हो सकती है, यानी कि 2 नैनोमीटर तक भी हो सकती है, ठीक है। तो ये जानिए 2000 नैनोमीटर यानी कि 2 मिलीमीटर तक भी हो सकती है। और ये पूरा 2 मिलीमीटर का पूरा लंबा क्रोमेटिन फाइबर ये 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम में बटा रहता है, यानी पूरा का पूरा क्रोमेटिन फाइबर 46 क्रोमोसोम यानी 23 पेयर क्रोमोसोम में डिवाइडेड होता है। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो इस टर्म को देने वाला साइंटिस्ट कौन था? फ्लेमिंग, ठीक है। किसको? क्रोमेटिन को। बट क्रोमेटिन इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोसोम यूनिट एंड न्यूक्लियोसोम इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड में मेनली कौन? डीएनए। प्रोटीन में मेनली कौन? हिस्टोन प्रोटीन व्हिच इज बेसिक प्रोटीन। बट आरएनए और नॉन हिस्टोन भी हल्का पाए जाएंगे 5% के अंदर। क्लियर पॉइंट है? इसी क्रोमेटिन से आगे जाके क्या बनता है? क्रोमेटिड। और 2 क्रोमेटिड जब मिल जाते हैं तो क्या बनता है? क्रोमोसोम। अभी हम उस पे आने जा रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं, डिटेल अभी स्ट्रक्चर उसका पढ़ेंगे। अब आप देखिए, कहता है ये जो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर बीच में फ्यूज्ड हो जाता है। तो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर के फ्यूज होने से, ठीक है,
क्रिएट होता है पोर, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर इसको बोलते हैं। इस न्यूक्लियर पोर को किसी किसी बुक में एनुलस भी लिखता है, ठीक है। और ये जो दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसके बीच में जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। पेरी न्यूक्लियर स्पेस, याद रखिए, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। अब इसमें एक और महत्वपूर्ण एसिडोफिलिक इन नेचर, ठीक है, डेंस एसिडोफिलिक नेचर का एक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोलस। इसका डिस्कवरी किया है एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम है फोंटाना। ये एनसीईआरटी में नहीं है, आप नोट कर लीजिएगा, शायद मेरे नोट्स में लिखा भी नहीं है। तो न्यूक्लियोलस का डिस्कवरी किसने किया है? फोंटाना ने किया है, ठीक है। और ये न्यूक्लियोलस के अंदर एक यूनिक चीज बनता है जिसको आपने खूब अच्छे से पढ़ा। जो स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल है, जो मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल है, जो यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनेल है, जो प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल है, यानी राइबोसोम। यानी राइबोसोम और आरएनए का फॉर्मेशन न्यूक्लियोलस के अंदर ही होता है। न्यूक्लियोलस में फॉर्मेशन होने के बाद वो न्यूक्लियोप्लाज्म में घुला रहता है और न्यूक्लियोप्लाज्म से न्यूक्लियर पोर के द्वारा साइटोप्लाज्म में आता है। अब आप समझ गए होंगे, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। तो न्यूक्लियोलस के बारे में अभी फिलहाल इतना ही पॉइंट, ठीक है। अब आप देखिए, कहता है कि हम क्या बताए थे, क्रोमेटिन फाइबर, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं इससे क्या बनता है, क्रोमोसोम। अगर क्रोमोसोम के बारे में थोड़ा सा अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, क्रोमोसोम के बारे में, तो ये सब लिखा हुआ आपको है, इसको इसी को मैं मिटा के यहीं पे बनाता हूं, ठीक है। अब देखिए, कहता है कि क्रोमोसोम की अगर बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में, ठीक है, ये देखिए, एक आर्म आपका ये है, दूसरा आर्म आपका ये है, ओके। दूसरा आर्म आपका ये है। एकदम ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है कि आपको बस 5 मिनट में ही आप पूरा का पूरा स्ट्रक्चर समझ जाएंगे। 5 मिनट में पूरा स्ट्रक्चर समझ जाएंगे। ये देखिए, देखिए दो आर्म है, ये दोनों आर्म बीच में एक जगह पे कॉन्स्ट्रिक्टेड है। इस कॉन्स्ट्रिक्शन को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, ओके, इसको बोलते हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। ये जो हमारा प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है, ये जो पहला कॉन्स्ट्रक्शन होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं सेंट्रोमियर। लेकिन कब बोलेंगे सेंट्रोमियर? ये देखिए, ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन 3 लेयर के प्रोटीन से घिरा होता है, ठीक है। पहला लेयर ऑफ प्रोटीन, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट लेयर ऑफ प्रोटीन, ये देखिए सेकेंड लेयर ऑफ प्रोटीन, ठीक है, और ये देखिए, ठीक है, थर्ड लेयर ऑफ प्रोटीन, ये देखिए थर्ड लेयर ऑफ प्रोटीन, ठीक है, थर्ड लेयर ऑफ प्रोटीन, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड लेयर ऑफ प्रोटीन, 3 लेयर प्रोटीन। ये 3 लेयर जो प्रोटीन होते हैं इसको बोलते हैं काइनेटोकोर। काइनेटोकोर, ठीक है। मैं इसको भी मिटा दूं, ये सब आपको क्लियर ही था, यूनिन्यूक्लिएट, बाइन्यूक्लिएट, मल्टीन्यूक्लिएटेड, एन्यूक्लिएटेड, ये मैं मिटा दूं आपको, ठीक है, ये मैं मिटा दूं आपको पूरी तरह, तो और आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है, डायग्राम अच्छा रहेगा। ये देखिए, ठीक है। अब देखिए 3 लेयर पर काइनेटोकोर, इसीलिए अच्छा इसको अब क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सेंट्रोमियर। क्या बोलेंगे? सेंट्रोमियर। इसको बोलेंगे सेंट्रोमियर। यानी सेंट्रोमियर को कहीं कहीं काइनेटोकोर भी लिखा होता है। तो काइनेटोकोर इज प्रोटीन प्रेजेंट इन द सेंट्रोमियर। काइनेटोकोर इज प्रेजेंट इन 3 लेमिनेट स्ट्रक्चर, 3 लेयर का बना होता है, ठीक है, जो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन को दोनों तरफ से घेरता है। और ये देखिए, ये ऊपर का, देखिए किसी किसी क्रोमोसोम में क्या होगा, ठीक है, एक और कंस्ट्रक्शन होगा, किसी किसी क्रोमोसोम में एक और कंस्ट्रक्शन होगा, ठीक है, किसी किसी क्रोमोसोम में एक और कंस्ट्रक्शन हो सकता है, ठीक है। अगर एक और कंस्ट्रक्शन होगा, ठीक है, तो ये जान जाइए वहां पे उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन उसको बोलते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, बट इसको सेंट्रोमियर नहीं बोलेंगे, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन बोलेंगे।
इसी को लिखा रहता है नॉर, ठीक है, नॉर, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। और इसके पीछे ये जो देख रहे हैं ना, ठीक है, ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, इसके पीछे जो भी पार्ट आएगा उसको बोलेंगे सैटेलाइट। क्या बोलेंगे? सैटेलाइट। और ऐसा 5 पेयर ऑफ 5 पेयर 23 पेयर में 5 पेयर ऐसा क्रोमोसोम होता है जिसमें ये सैटेलाइट होता है, और जिसमें ये सैटेलाइट होगा उसको बोलेंगे सेट क्रोमोसोम, SAT। क्या बोलेंगे? सेट क्रोमोसोम। याद रखिए, क्लियर है पॉइंट? इसके ऐसे मान लीजिए कि अगर सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होता तो इसका नीचे वाला भी एंड होता, ऊपर वाला एंड भी होता। ऊपर वाला एंड हो या नीचे वाला एंड हो उसको बोलते हैं टीलोमियर। क्या बोलते हैं? टीलोमियर। ठीक है, ये एडहेसिव होता है, चिपका हुआ होता है, जिससे ये फर्दर लॉस को रोकता है, उसको टूटने से बचाता है। क्लियर है? क्लियर है ये पॉइंट? तो सोचिए, ये टीलोमियर दोनों एंड वाले पार्ट को, ये आपका क्या है? ये है सेंट्रोमियर, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। ये आपका क्या है? सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन या न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। उसके बियॉन्ड अगर क्रोमोसोम का पार्ट है तो उसको बोलते हैं सैटेलाइट, और सैटेलाइट बियरिंग क्रोमोसोम इज कॉल्ड सेट क्रोमोसोम। 5 पेयर क्रोमोसोम आपके बॉडी में ऐसा होता है, 23 पेयर के अंदर 5 पेयर, जो सेट क्रोमोसोम का एग्जांपल है। और मैं बता दूं, यहां पे एक क्वेश्चन आपको पूछेगा, और कहता इसके जो देख रहे हैं ना सेंट्रोमियर के चारों तरफ का जो पार्ट है, इसको हम लोग क्रोमोसेंटर भी बोलते हैं। थोड़ा सा एडवांस बता रहे हैं, नोट्स में नहीं है। इसको बोलते हैं क्रोमोसेंटर या फोटोसेंटर या लाइट सेंटर। क्रोमोसेंटर, ठीक है, और फोटोसेंटर, ठीक है, और लाइट सेंटर। बट ये जो जोन है इसको बोलते हैं डार्क सेंटर। क्या बोलते हैं? डार्क सेंटर। ये और डिटेल पढ़ाएंगे जब जेनेटिक्स आपको पढ़ाएंगे तो। क्लियर है पॉइंट? अब देखिए, ये जो क्रोमोसोम देख रहे हैं ये होते हैं 4 तरह के। अच्छे से आपको नोट्स में लिखा हुआ, मैं आपको बता दूं, क्रोमोसोम, अब जैसे मान लीजिए क्रोमोसोम है, ठीक है, अगर सेंट्रोमियर बीचों, ये देखिए क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम है, ठीक है। अब देखिए ये दोनों आर्म है क्रोमोसोम का, ठीक है। मैं आपको यहां पे एग्जांपल देता हूं, ठीक है। ये क्रोमोसोम है दोनों, ठीक है। अब देखिए ये दोनों क्रोमोसोम के बीच में, एकदम बीचों बीच अगर सेंट्रोमियर है, रेड कलर जो है ये सेंट्रोमियर है, यानी कि रेड कलर का ये जो ढक्कन है सेंट्रोमियर है। ये दोनों, ये क्रोमेटिड, ये क्रोमेटिड, यानी कि ये आपका क्या था? क्रोमेटिड। ये भी क्या था? क्रोमेटिड। दोनों क्रोमेटिड कहां से जुड़ा हुआ था? सेंट्रोमियर से। देखिए ये क्रोमेटिड, ये क्रोमेटिड, ये दोनों क्रोमेटिड एक दूसरे का कॉपी होता है, बिल्कुल एक्सैक्ट कॉपी होता है। जो जीन इस पे वही जीन इस पे, यानी क्रोमेटिड पे जीन पाए जाते हैं, तभी बोलते हैं क्रोमोसोम्स आर द व्हीकल ऑफ जीन। तो देखिए सेंट्रोमियर यहां पे बीचों बीच है, ठीक है, इसको बोलेंगे मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। अगर क्रोमोसोम, अब देखिए, सेंटर से थोड़ा ऊपर चला जाए, ठीक है, या सेंटर से थोड़ा नीचे आ जाए, ठीक है, इसको बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। सब मेटासेंट्रिक, बीच में रहे तो मेटासेंट्रिक, बीच के पोजीशन से थोड़ा ऊपर या नीचे रहे सेंट्रोमियर तो क्या बोलेंगे? सब मेटासेंट्रिक। और कहता है कि एंड के बिल्कुल नजदीक हो, यानी एंड से टर्मिनल पॉइंट के नजदीक हो, ठीक है, तो उसको बोलेंगे एक्रोसेंट्रिक। क्या बोलेंगे? एक्रोसेंट्रिक। टर्मिनल के नजदीक, यानी कि चाहे ऊपर वाले एंड के नजदीक चाहे नीचे वाले एंड के नजदीक, एक्रोसेंट्रिक। और बिल्कुल एंड पे हो, बिल्कुल एंड पे हो, ठीक है। अगर बिल्कुल एंड पे हो, ठीक है, ये देखिए यहां पे हो, इसको हम लोग बोलते हैं टीलोसेंट्रिक। क्या बोलते हैं? टीलोसेंट्रिक। और कहीं पे अगर ना हो तो एसेंट्रिक, ठीक है। तो अब देखिए, याद रखिएगा, यहां शेप पूछेगा। ये जो सेंट्रोमियर है इसका काम कहां पे होता है? ये सेंट्रोमियर टूटता कहां पे है? कहता है एनाफेज में जाके, क्योंकि एनाफेज में क्या होता है? सेल डिवीजन, वहां सेंट्रोमियर टूटेगा। सेंट्रोमियर जब टूटता है ना, पार्शियल जब स्प्लिटिंग होती है, तो शेप पूछेगा कि वहां पे शेप किस फॉर्म में होता है। आप कहिएगा जो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम होगा वो होगा वी शेप्ड, उसके दोनों आर्म इक्वल होंगे। क्लियर है पॉइंट? जो सब मेटासेंट्रिक होंगे वो एल शेप, ठीक है,
उसमें एक आर्म लंबा होगा, एक आर्म छोटा होगा, एक शॉर्ट आर्म, एक लॉन्ग आर्म। वो जब शेप धारण करेगा तो एल शेप्ड। जो टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम होंगे उसमें एक बहुत छोटा, एक बहुत ही लंबा। वो जो शेप ऑक्युपाई करेगा जे शेप्ड, याद रखिएगा कौन सा शेप, जे शेप्ड। और जो टीलोसेंट्रिक होगा, ठीक है, जो टीलोसेंट्रिक होगा, जो एकदम एंड पे होगा, वो आई शेप्ड। कैसा, आई शेप्ड। सबका स्ट्रक्चर, डायग्राम, पूरा का पूरा सब कुछ आपको नोट्स में लिखा हुआ है। क्लियर, आप समझ गए होंगे। अब देखिए, दो स्पेशल क्रोमोसोम है। एक तरफ है लैम्प ब्रश क्रोमोसोम। मैं लैम्प ब्रश क्रोमोसोम बारे में इतना बता दूं, उसके लिए जो ट्रिक का स्पेशल एक मतलब वो है लॉर्ड, ठीक है, चक्रधारी। ये मैंने अब अलग से एक वीडियो बनाया, वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। लॉर्ड चक्रधारी, LORD, चक्रधारी। L से लैम्प ब्रश क्रोमोसोम, O से oocytes, R से रकट, ठीक है, और D से डिप्लोटीन क्रोमोसोम। क्लियर है पॉइंट, डिप्लोटीन क्रोमोसोम। यानी लैम्प ब्रश क्रोमोसोम को डिप्लोटीन क्रोमोसोम भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें बाइवेलेंट्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, काइजमाटा के द्वारा। काइजमाटा फॉर चक्रधारी, यानी लॉर्ड चक्रधारी। किनको बोलते हैं, कृष्ण भगवान को लॉर्ड चक्रधारी, ठीक है, डिटेल आप पढ़ लीजिएगा। लॉर्ड चक्रधारी यानी कि लैम्प ब्रश क्रोमोसोम फाउंड इन द oocytes ऑफ इनवर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट, ठीक है। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय रकट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिप्लोटीन क्रोमोसोम, ठीक है। इट फॉर्म बाइवेलेंट्स, ठीक है, बाय काइजमाटा फॉर्मेशन। क्लियर है। तो ये इसका एक शॉर्टकट ट्रिक्स है, इसका ठीक उल्टा। अच्छा, इसमें क्या होता है, जो मेन एक्सिस होता है, ध्यान दीजिएगा, मेन एक्सिस, ये मेन पॉइंट है। जो मेन एक्सिस होता है वहां पे डीएनए पाया जाता है, और जो लूप होता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये मेन एक्सिस है, सपोज ये मेन एक्सिस है और ये लूप है, ठीक है। तो ये जो मेन एक्सिस होता है, यहां पे डीएनए पाया जाता है, ठीक है, और जो यहां पे होता है, यहां पे आरएनए पाया जाता है। तो बताइए, जहां आरएनए पाया जाएगा वो मेन साइट होगा किसका, ट्रांसक्रिप्शन का, और जो लूप, जो मेन एक्सिस होगा वो होगा रेप्लिकेशन का। क्लियर है पॉइंट। डीएनए से डीएनए बनना रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन। दिमाग में क्लियर है पूरी तरह। दूसरा जो स्पेशल क्रोमोसोम है उसका नाम क्या है, उसका नाम है पॉलीटीन क्रोमोसोम, ठीक है। क्या नाम है उसका, पॉलीटीन क्रोमोसोम। ये पॉलीटीन क्रोमोसोम का खोज बल्बिएनी ने किया। किसने किया, बल्बिएनी ने। किसमें किया, इंसेक्ट के ग्रुप में। उस ग्रुप का नाम है डायप्टेरन इंसेक्ट। क्या नाम है उसका, डायप्टेरन इंसेक्ट, ठीक है, जिसमें आता है ड्रोसोफिला, जिसमें आता है चिरोनोमस। ये दोनों के सेलेब्री ग्लैंड में एक क्रोमोसोम खोजा गया जो लार्जेस्ट क्रोमोसोम है। वो क्या करता है, वो लार्जेस्ट क्रोमोसोम, क्यों बोलते हैं लार्जेस्ट, क्योंकि एक ही क्रोमोसोम के अंदर में बहुत सारे क्रोमोनिमाटा बना देता है, ठीक है, बहुत सारे क्रोमोनिमाटा बना देता है। इसलिए अच्छा, क्रोमोनिमाटा बहुत ज्यादा बन जाए एक ही क्रोमोसोम के अंदर, उसको बोलते हैं पॉलीटेनी। इसीलिए घटना को बोलते हैं पॉलीटेनी। इसलिए इस क्रोमोसोम का नाम क्या पड़ा, पॉलीटीन क्रोमोसोम और सेलेब्री ग्लैंड क्रोमोसोम। इसके लिए भी ट्रिक है, डीसीपी ऑफ साउथ बॉम्बे इज लेबोरियस। डीसीपी याद रखिएगा, डी से ड्रोसोफिला डायप्टेरन इंसेक्ट, सी से चिरोनोमस, पी से पॉलीटीन क्रोमोसोम, साउथ, ठीक है, सेलिब्री ग्लैंड क्रोमोसोम, ठीक है, बॉम्बे, ठीक है, साउथ बल्बियनी, बी से बॉम्बे, बी से बल्बियनी, डिस्कवरर नेम, ठीक है, लेबोरियस, लार्जेस्ट क्रोमोसोम। इन दोनों क्रोमोसोम का डायग्राम उग्राम सब कुछ बना हुआ है। लास्ट 5 से 10 मिनट का टॉपिक आ जाइए। न्यूक्लियस के बाद जो आपको टॉपिक पढ़ना है वो टॉपिक आपका है माइक्रोबॉडीज। क्या है, माइक्रोबॉडीज। माइक्रोबॉडीज में संयोग से 3 स्ट्रक्चर आते हैं
एनसीईआरटी में डिटेल नहीं दिया हुआ, बट क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने उसको डिटेल एक कॉम्पैरेटिव, ठीक है, कॉलम के द्वारा आपको समझाने की कोशिश की है। कहता है माइक्रो बॉडीज में 3 नाम आप सुनते होंगे। लाइसोसोम तो आपने सुन लिया था, उसको तो हमने माइक्रो बॉडीज में रखा नहीं, वो था इंटरमेम्ब्रेनस सिस्टम में। माइक्रो बॉडी में 3 नाम। पहला नाम, फर्स्ट नेम इज पेरोक्सीजोम, सेकेंड इज एस्फेरोजोम, थर्ड इज, ठीक है, ग्लाइकोक्सीजोम। ये तीनों का कॉम्पैरेटिव विषय देखिए मैंने यहां बना रखा है, पेरोक्सीजोम, एस्फेरोजोम, ग्लाइकोक्सीजोम। तीनों का पहले डिस्कवरी जानिए। पेरोक्सीजोम का खोज डी डुबे, वही जिन्होंने लाइसोसोम का खोज किए, ले डुबे, ठीक है, तो डी डुबे। और बाद में आया था रोडीन, ठीक है, इन दोनों ने मिलकर इसको खोज किया, पेरोक्सीजोम को। एस्फेरोजोम का पर्नर और ग्लाइकोक्सीजोम का टॉलबर्ट और बीवर्स। फिर ये भी सिंगल मेम्ब्रेन, ये भी सिंगल मेम्ब्रेन, ये भी सिंगल मेम्ब्रेनस, तीनों सिंगल मेम्ब्रेनस। उसके बाद कहता है इसमें जो मेन एंजाइम पाया जाता है, नाम क्यों पड़ा पेरोक्सीजोम, कभी सोचा आपने? क्योंकि इसमें पेरोक्साइड बायोसिंथेसिस के लिए एंजाइम होता है। कहता है पेरोक्साइड बायोसिंथेसिस कैसे होता है? कहता है ये एंजाइम, इसके लिए एंजाइम होता है, पेरोक्सीडेज एंजाइम। ये ऑक्सीजन को सबस्ट्रेट के रूप में यूज करता है, जबरदस्ती यूज करता है और बनाता है H2O2। याद रखिएगा क्या बनाता है? H2O2। लेकिन H2O2 डिस्ट्रॉइंग एंजाइम भी इसके पास पाया जाता है, क्योंकि H2O हार्मफुल होता है, H2O2 हार्मफुल होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हार्मफुल होता है। तो कहता है उसके लिए डिस्ट्रॉइंग एंजाइम भी होता है, कैटालेज। क्लियर है पॉइंट? तो देखिए यहां पे प्लांट में ये एक स्पेशल घटना करता है, उसका नाम है, बता सकते हैं, उसका नाम है फोटो रिस्पायरेशन। फोटो रिस्पायरेशन, ये जो फोटो रिस्पायरेशन है, इसमें ये अकेला नहीं होता, पेरोक्सीजोम 2 का साथ रहना पड़ता है, ठीक है। उसके लिए याद रखिएगा, इंडिया की एक बहुत पुरानी पार्टी है जो चाइना में रूल रेगुलेशन करती है, डिक्टेटरशिप वाली पार्टी है, ठीक है। चाइना का आप जान ही रहे कितना बदनाम है, ठीक है। तो उसकी पार्टी है वो मेन सीपीएम, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, ठीक है। ये सीपीएम, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, सीपीएम। आप समझ ही रहे होंगे, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है, नहीं तो लोग कहेंगे पॉलिटिकल व्यू दे रहा है। सीपीएम, बट हमें तो कौन से मतलब है, सी से क्लोरोप्लास्ट, पी से पेरोक्सीजोम, एम से माइटोकॉन्ड्रिया, तीनों मिलके ये घटना करते हैं। कौन? फोटो रिस्पायरेशन, ठीक है। यानी फोटो रिस्पायरेशन में एक पेरोक्साइड प्रोड्यूसिंग एंजाइम होता है जो, ठीक है, पेरोक्सीजोम में घटना होती है, ठीक है। ग्लाइकोलेट आता है, ग्लाइकोलेट का ऑक्सीडेशन होता है, इसलिए एंजाइम का नाम है ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज एंजाइम, ठीक है। और वहां पे क्या बनता है? H2O2। बट उस H2O2 को फिर डिस्ट्रॉय करने के लिए कौन है? कैटालेज। ये दोनों घटना कहां होती है? पेरोक्सीजोम में। लेकिन पेरोक्सीजोम के ऊपर क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सीजोम के नीचे कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। तीनों मिलकर ये घटना करते हैं, कौन? फोटो रिस्पायरेशन। फोटो रिस्पायरेशन को C2 साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है। आप इसको बहुत जल्द प्लांट रिस्पायरेशन में पढ़ेंगे, पूरी घटना को पूरा डिटेल में पढ़ना है। C3 साइकिल, C2 साइकिल, C4 साइकिल सब बताएंगे। आ जाइए इसमें, इसके बारे में मैंने उस दिन भी बोला था, लाइसोसोम हमने बोला था क्लियर कि एनिमल सेल में पाया जाता है। और मैंने पूछा था कि लाइसोसोम की तरह ही प्लांट में जो स्ट्रक्चर पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? उसका कुछ ऑथर लिखते हैं वैक्यूल्स, कुछ लिखते हैं स्फेरोजोम्स। स्फेरोजोम इज मोर करेक्ट आंसर, ठीक है। बट लाइसोसोम इज आइदर नेग्लिजिबल इन नंबर और वेरी स्मॉल और एब्सेंट इन एनिमल, इन प्लांट सेल। तो देखिए कहता है क्यों, उसका रीजन है, प्रूफ दे रहा हूं आज। एस्फेरोजोम्स में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है लाइक लाइसोसोम, इसलिए इनको कहा जाता है प्लांट लाइसोसोम। और ये लाइसोसोम की तरह एससीआर से बनते हैं, लाइसोसोम की तरह ही स्टोरेज का भी काम करते हैं। और चूंकि एससीआर सिंथेसिस ऑफ फैट में इन्वॉल्व था, ये भी फैट में इन्वॉल्व होते हैं। और ये किस में पाए जाते हैं? इंडोस्पर्म सेल ऑफ सीड प्लांट, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? ग्लाइकोक्सीजोम के बारे में जानिए। इसमें तो एक विचित्र एंजाइम पाया जाता है, उसका नाम है ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल, मतलब एंजाइम फॉर ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। और मैं बता दूं ये ग्लाइऑक्सिलेट के लिए, ये ग्लाइऑक्सिलेट है क्या? ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल एक ऐसा साइकिल है जिसमें फैट कार्बोहाइड्रेट में बदलता है, फैट कार्बोहाइड्रेट में बदलता है।
यानी फैट इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट. ओके, इनसॉल्युबल फैट इज कन्वर्टेड इनटू सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट नोन एज, ऑल्सो नोन एज. मैं ये क्वेश्चन देने वाला था बट नहीं दे रहा हूं, ठीक है. इसको बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस. ग्लूकोनियोजेनेसिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कई बार क्वेश्चन आ चुका है नीट में भी, ठीक है, और एम्स में भी, याद रखिएगा. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है. कहता है ये भी ईआर से बनता है, और ये जर्मेटिंग सीड में तो होता ही है. जर्मेटिंग सीड किसमें? जिसमें फैट की मात्रा ज्यादा होती है. कैस्टर सीड, ग्राउंडनट सीड, इसमें फैट की मात्रा ज्यादा होती है. और जानते हैं ये फैट की मात्रा ज्यादा होती है तो क्या होता है, उसको कन्वर्ट करता है कार्बोहाइड्रेट में एट द टाइम ऑफ सीड जर्मिनेशन, जिससे कि उसके एपिकल पार्ट का फॉर्मेशन हो सके. तो वहां पे ये घटना होती है. इसको बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट भी बोलते हैं. क्लियर है? इसको ग्लूकोनियोजेनेसिस भी बोलते हैं, इसको ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल भी बोलते हैं. क्लियर है पॉइंट? दिस इज ऑल अबाउट योर, ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट योर सेल बायोलॉजी. सेल बायोलॉजी में आपको 12 से 15 वीडियो गया. सेल बायोलॉजी में आपको 28 पेज का नोट्स है, आप सब लिखे होंगे. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर नीट एग्जाम. ओके, और मैं आपको दावे के साथ कर सकता हूं इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा. बस आपको पूरा कमांड करना है. थैंक यू सो मच. अगला चैप्टर जो होगा बायोमोलिक्यूल्स होगा. थैंक यू.